लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, वो हेनरी लॉ का ग्राफ। तो ग्राफ बनाना तुम लोगों को अच्छे से आना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ के लिए हम क्या यूज करते हैं, y इक्वल mx प्लस c, ठीक है। तो हमेशा ये ट्राई करना जो y एक्सिस में लोगे उसको y के नीचे पुट करना। जैसे v इक्वल हेनरी लॉ में y की जगह पे क्या है, प्रेशर, फिर मोल फ्रैक्शन है x की जगह पे, तो इसके साथ क्या मल्टीपल हो रहा है h, और c की जगह पे 0। तो मैंने क्या बताया था कि y एक्सिस में p, x एक्सिस में i मोल फ्रैक्शन, तो c का वैल्यू जब भी 0 होता है वो ऑलरेडी से जाता है ग्राफ, और इसके स्लोप का वैल्यू कितना होगा, m इक्वल k। इसका स्लोप कितना होगा, k, स्लोप ठीक है ना, हो गया। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन मिलेगा। तो हमने देखा था मैच, एनोक्सिया, ये सब डिजीज के बारे में है ना। Yes. तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिक्स करना हो सॉफ्ट ड्रिंक में, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है और ये सॉफ्ट ड्रिंक, तो इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करना हो तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना, तभी तो डिसॉल्व होगा, है ना। तो सॉफ्ट ड्रिंक बनाते टाइम अगर CO2 डिसॉल्व करना है तो वहाँ पे क्या यूज होता है, हेनरीज लॉ। उसके बाद नेक्स्ट था स्कूबा डाइवर्स फेस बैंड्स ड्यू टू प्रेशर चेंजेस, क्योंकि स्कूबा डाइवर पहले क्या करते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, फिर जब वो ऊपर आते हैं तो प्रेशर कम होने की वजह से जो ब्लड में जो गैस डिजॉल्व करते हैं वो निकलने लगता है ना। फिर उसके वजह से बहुत पेन होता है बॉडी में, और वो पेन का नाम क्या है, बैंड्स। याद रखना व्हाट इज बैंड्स, ऐसे क्वेश्चन आता है। और अगर इस बैंड्स जो प्रॉब्लम है इससे अगर बचना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टैंक है ना गैस का, उसमें हम हीलियम मिक्स करके लेके जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। हीलियम रहेगा तो पेन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एट हाई एल्टीट्यूड्स द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस दैट एट द ग्राउंड लेवल। तो क्लाइंबर्स और जो लोग जो हाई ऑल्टीट्यूड में रहते हैं उनका क्या होगा, प्रेशर कम उनके लिए होगा। ऑक्सीजन प्रेशर कम मिलेगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो उनका सोचने का कैपेबिलिटी थोड़ा वीक हो जाता है, ठीक है। और उसको उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व लिख दिया है, तो यहाँ से अगर पहले का थोड़ा बढ़ा दिया है। यहाँ पे भी सेम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैसेस, नीचे जनरल प्रिंसिपल ही यूज होगा, है ना। और नीचे जनरल प्रिंसिपल के हिसाब से क्या था, एक तो हम के इसमें टेम्परेचर बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, और एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मैंने इतना बार रिवाइज कर लिया है, ये आप नहीं भूलोगे। या तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर डिक्रीज हो रहा है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ तो फिर वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। ऑलवेज डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, याद रखना। अब आता है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो जब हम वेपर प्रेशर बनेंगे तो हम लिक्विड सॉल्यूशन बनेंगे। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा लिक्विड में क्या डाल रहे थे, सॉलिड। पहले हमने पढ़ा सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, जिसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो वही था, लेकिन इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं था क्योंकि सॉलिड इनकॉर्पोरेशन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा गैस इज लिक्विड, इसमें प्रेशर का इफेक्ट था, टेम्परेचर का भी था। और अब हम पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड।
होते ही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, पेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा पेपर प्रेशर। तो पेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन के केस में होता है और दोनों कंपोनेंट क्या होना चाहिए, वोलेटाइल कंपोनेंट्स। वोलेटाइल मतलब जो इजीली डिजॉल्व हो हैं प्रॉब्लम है क्या, नहीं जो इजीली डिसॉल्व नहीं, जो इजीली पेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो लिक्विड इजीली पेपर में कन्वर्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, वोलेटाइल। जो इजीली पेपर में कन्वर्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। तो अगर पेपर से चेक करना है तो हम क्या करेंगे, देखो कि हम लिक्विड 1 और 2 दोनों को मिक्स किया, ठीक है, दोनों वोलेटाइल है तो दोनों गैस में कन्वर्ट होंगे, ओके या नहीं, तो गैस में कन्वर्ट होंगे। ऐसा हो सकता है कि लिक्विड 1 ज़्यादा वोलेटाइल हो तो ये ज़्यादा गैस बनाए, लिक्विड 2 कम वोलेटाइल हो तो वो कम गैस बनाए, ऐसा भी हो सकता है, कम पेपर बनाए। तो लिक्विड 1 का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम लिखेंगे काई 1, लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन काई 2। सिमिलरली लिक्विड 2 का वेपर प्रेस में जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको लिखेंगे Y2 और वेपर प्रेस में जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको लिखेंगे Y1, ठीक है। तो और क्या है, तो लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन 5 और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन Y। और अगर लिक्विड 1 का प्रेशर देखना है तो क्या होगा, P1 और लिक्विड 2 का प्रेशर P2। तुम लोग 1 2 की जगह पे A B भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन। अगर वेपर प्रेशर कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है तो हमें क्या मिलेगा कि प्रेशर जो लिक्विड 1 का प्रेशर है वो किससे डिपेंड करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन, और जो लिक्विड 2 का प्रेशर है वो किससे डिपेंड करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं राउल्स लॉ। अब हमें मिलेगा राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ में हमें क्या पता चलता है कि पार्शियल पेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे जो इट्स कंपोनेंट बोला है ना कि कंपोनेंट 1 का पार्शियल पेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल और कंपोनेंट 2 का उसके मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट दिख रहा है P1 और P2 नॉट, ठीक है। 3 हाँ, तो फिर अकॉर्डिंग टू राउल्स का क्या था कि P1 इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली जो लिक्विड 2 का प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन। अब अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, सिमिलरली इसमें भी आ रहा है। तो फिर ये P1 और P2 नॉट है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो P1 नॉट क्या है, जब हम लिक्विड 1 और 2 को एक साथ रखते हैं तो वो जो प्रेशर बनाती है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। अब अगर हम दोनों लिक्विड को सेपरेट कर दें तो यहाँ पे ओनली लिक्विड 1 ही है और यहाँ पे ओनली लिक्विड 2 ही है। यहाँ पे जो प्रेशर मिलेगा ओनली लिक्विड 1 के लिए मिलेगा, तो ये प्योर फॉर्म में हो गया, और ये प्रेशर ओनली फॉर लिक्विड 2, ये प्योर फॉर्म में हो गया। तो प्योर अगर प्रेशर P1 अगर लिखे तो हमें पता चलेगा कि प्रेशर किस फॉर्म में है, प्योर, ठीक है। ऐसे ही लिक्विड 2 का प्रेशर है प्योर फॉर्म, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर किसने दिया था, कौन सा लॉ, डाल्टन्स, है ना। तो according to Dalton's law, we know that the total vapor pressure of a solution will be the sum of the partial pressure of the components of the solution। जैसे हमने दो लिक्विड मिक्स किया था,
1 और 2, तो लिक्विड 1 का जो प्रेशर होगा, सॉरी लिक्विड 1 का जो प्रेशर होगा P1 और लिक्विड 2 का जो प्रेशर होगा वही टोटल प्रेशर होगा ना। तो P टोटल इक्वल क्या हुआ P1 प्लस P2। इसीलिए तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। वो इक्वेशन कहना पड़ेगा तो शायद किसी के में नहीं है, तो हम पहले इक्वेशन करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे होगा, जैसे यहाँ पे बताया P टोटल इक्वल P1 प्लस P2। P1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं P1 नॉट Chi1, P2 की जगह पे P2 नॉट Chi2 लिख सकते हैं ना। थोड़ी देर पहले बोला था राउल्स लॉ की जगह, राउल्स लॉ से मिलता है हमें ये। सिमिलरली और एक लिख सकते हैं हम P टोटल इक्वल P1 प्लस P2, P1 नॉट Chi1, P2 नॉट Chi2। अब क्या करना है हमें कि Chi1 Chi2 दो दिख रहा है ना, हमें एक ही बनाना है दो में। अब हमें पता था कि मोल फ्रैक्शन है कोई दो चीज़ का वो, तो हम उनको प्लस करने पे कितना आता है वैल्यू 1, तो फिर Chi1 इक्वल क्या होगा 1 माइनस Chi2। सिमिलरली Chi2 इक्वल क्या होगा 1 माइनस Chi1, ठीक है। यहाँ पे इस वैल्यूज पुट कर दो। हम Chi1 को ऐसे ही रखते हैं, Chi2 की जगह पे हम लिखते हैं 1 माइनस Chi1। हम इसको सॉल्व करेंगे P2 नॉट माइनस P2 नॉट Chi1, तो यहाँ से P2 नॉट प्लस, यहाँ से अगर Chi1 कॉमन आएगा तो ऐसा होगा, ठीक है। और एक इक्वेशन है, अब इस बार हम इसको चेंज करेंगे, Chi1 की जगह पे 1 माइनस Chi2 लिखेंगे और तो ऐसे हमें ये दोनों याद रखना पड़ेगा। दूसरी इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है, अगर Chi1 चाहिए इक्वेशन में, है ना, तो फिर क्या हो रहा है P1 माइनस P2, और Chi2 के केस में P2 माइनस P1, और Chi2 के केस में P1 आ रहा है और यहाँ पे P2। अगर हमें क्वेश्चन मिले और क्वेश्चन में ऐसे पता लगे कि P1 की वैल्यू मतलब तुमने जो लिक्विड 1 में दिया है उसका ज़्यादा दिख रहा है P2 से, तो फिर ये फॉर्मूला पुट कर देना। या फिर अगर तुम्हारा ऊपर डिपेंड करेगा ना, तुम और किसको ले रहे हो, तुम किसको ले रहे हो। और अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पुट करना हो तो ये कर देना। ऐसे भी तुम ही तो डिसाइड करोगे ना 1 किसको लेना है 2 किसको। और अगर ऐसे बोल देगा क्वेश्चन में कि 1 लिक्विड का वेपर प्रेशर 400 है, 2 लिक्विड का वेपर प्रेशर 200 है, ठीक है, तो फिर हम कौन सा बुक करेंगे, कौन सा हम यूज़ करेंगे। मतलब ऐसा इक्वेशन है, P1 का वैल्यू दिया रखा है 400 और P2 का वैल्यू है 200, कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे, फर्स्ट वाला, क्योंकि P1 माइनस P2 पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए हमें। समझ गए, क्वेश्चन है एनसीईआरटी में प्रैक्टिस कर रखा है तो मैंने अभी नहीं लिया। अब हुआ ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो दो इक्वेशन मिले उसका भी जो हमें ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ भी लीनियरली होगा, ठीक है। तो हमें एक ऐसा ग्राफ मिलता है, ऐसा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो सभी ग्राफ लीनियरली वैरी कर रहे हैं, ठीक है, सभी ग्राफ लीनियरली वैरी कर रहे हैं। और एक चीज़, किसी का वैल्यू नीचे है, किसी का ऊपर है प्रेशर का वैल्यू। अब मुझे बस ये बताओ, जैसे ये लिक्विड 1 है और ये लिक्विड 2 है, ये भी प्रेशर का वैल्यू है, ये भी प्रेशर का वैल्यू है। अब मुझे ये बताओ कौन ज़्यादा वोलेटाइल है, 1 और 2। लिक्विड 2 ज़्यादा वोलेटाइल है क्योंकि ये ज़्यादा प्रेशर बना रहा है इससे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे वेपर फेज कंपोजिशन। हाँ,
जो मैंने बोला था y1 और y2 क्या होता है, अगर हम दो लिक्विड को मिक्स करेंगे फिर वो वेपर में कन्वर्ट होगा क्योंकि वो लिक्विड वो वॉलेटाइल कंपोनेंट है। तो लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उसको बोलेंगे y1, सिर्फ वेपर फेज में उसको बोलेंगे y1। लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन y2 और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन y1। तो इससे हमें दो फॉर्मूला मिलते हैं, हमें याद करना पड़ेगा इसको। P1 इक्वल y1 P न्यूटन होगा, P2 इक्वल y2 P न्यूटन होगा। कभी हमें P न्यूटन का फॉर्मूला से हम निकालेंगे P न्यूटन और P1 दिया रहेगा और y1 की वैल्यू पूछेंगे, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये है राउस लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या था, इक्वल whenever we dissolve gas in liquid we get हेनरी लॉ, है ना। गैस को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो हेनरी लॉ मिलता है, और दो लिक्विड डिजोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, दो लिक्विड डिजोल्व करेंगे वेपर के साथ राउस लॉ। तो राउस लॉ में क्या था, P1 इक्वल P1 और y1। तो देखो यहाँ भी P है, यहाँ भी काई है, यहाँ भी P है, यहाँ भी काई है, ठीक है। तो दोनों तो सेम ही है, बस इसमें कांस्टेंट क्या है, H, और इसमें क्या है P1। तो does Raoult's law is a special case of Henry law where K is equal P0। यहाँ पे 1 और 2 दे दीजिए ना, यानी 1 is equal, ठीक है। तो ये easy है। अब हमें चाहिए कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टीज, और उससे पहले वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान देना, अगर हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, ओनली प्योर सॉल्वेंट जैसे वाटर ही, तो सरफेस में ओनली सॉल्वेंट मोलिक्यूल होगी, है ना, और सरफेस की जो सॉल्वेंट मोलिक्यूल है वो किसमें कन्वर्ट होगी, वेपर में। अब हमने क्या किया, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दी, सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट ऐड कर दी। तो सरफेस में अब कुछ कुछ सॉल्यूट का मॉलिक्यूल भी आ जाएगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन। तो इसमें जब कुछ सॉल्यूट पार्टिकल भी आ गए, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्यूट। जब इसमें कुछ सॉल्यूट आ गया तो ये वेपर, जो सॉल्यूट तो वेपर नहीं बनेगा, तो अब वेपर कौन बनाएगा, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल। तो हम क्या देख रहे हैं कि ओनली सॉल्वेंट में सभी पार्टिकल्स वेपर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वेपर ज़्यादा बन रहा है इसमें इसके कंपेयर में, ठीक है। तो ओनली प्योर सॉल्वेंट के केस में हम क्या लिख सकते हैं, P0, और सॉल्यूशन के केस में हम लिखेंगे P। तो हमें क्या पता चला कि P0 ज़्यादा बड़ा है P से, ठीक है। हमें क्या लिखा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोअर्स वेपर प्रेशर, लिखा है ना। अगर तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो वेपर प्रेशर को कम कर देगा क्योंकि वो सरफेस में आ जाएंगे, वेपर तो बन नहीं पाएंगे वो। ओनली सॉल्वेंट कंट्रीब्यूट्स टू वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओनली सॉल्वेंट, जो कि इजीली वेपर बनाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टीज। कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टीज से पहले आइडियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा नॉन आइडियल, ठीक है। अब आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्स लॉ ओबे कर रहा है, ओवर एंटर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, और इसके केस में हमें क्या लिखता है कि डेल्टा मिक्स एंथैल्पी 0 होता है, ठीक है। और सिमिलरली डेल्टा वॉल्यूम एंथैल्पी 0 होता है। ये डेल्टा क्या मीन करती है, हमें यूजुअली चेंज
वॉल्यूम के बाद में भी सेम वॉल्यूम मिला तो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। सिमिलरली पहले जितनी एंथैल्पी चेंज थी बाद में भी उतनी एंथैल्पी चेंज हुई तो माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा? वैल्यू 0। और फिर सिमिलर इंटरमोलिकुलर प्रोसेसेस होती है। जैसे जस्ट एज्यूम करो कि ए क्या है? सॉल्यूट और बी क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट में कैसा बॉन्डिंग होगा? ए डैश ए। सॉल्वेंट में कैसा बॉन्डिंग होगा? बी डैश बी। दोनों को मिक्स करेंगे तो कैसा बॉन्डिंग होगा? ए डैश बी। तो इसके केस में ए और ए के बीच में जैसा बॉन्डिंग है, बी और बी के बीच में जैसा बॉन्डिंग है, इक्वल बॉन्डिंग ए और बी के बीच में भी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिमिलर इंटरमोलिकुलर प्रोसेस है, तो इसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउस लॉ ओबे नहीं करेगा और उसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन लेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है आइडियल सॉल्यूशन की, वो हमें याद करना पड़ेगा। एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूल, सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। ये सब सॉल्यूशन है एन हेक्सेन एन हेप्टेन सॉल्यूशन। ये सभी एग्जांपल्स है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप में हमें मिलता है जो राउस लॉ में नहीं रहते हैं। वो इधर पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव हमें एक ऐसा ग्राफ मिला था ना राउस लॉ के लिए, ये हमें एक ऐसा ग्राफ मिला था राउस लॉ के लिए। तो पॉजिटिव इस साइड पे होता है वेपर प्रेशर, इस साइड पे होता है मोल प्रेशर। वेपर प्रेशर, मोल प्रेशर। पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा जितना होना चाहिए था उससे क्या हो रहा है? उससे ज़्यादा हो रहा है। जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा हो रहा है। इसमें क्या होगा? जितना होना चाहिए था उससे कम होगा। कम हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है? जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा हो रहा है। तो ये होगा पॉजिटिव डेविएशन और ये होगा नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने बोला जो सॉलिड सॉलिड का बॉन्डिंग, सॉलिड सॉलिड में जो बॉन्डिंग है ए, सिमिलरली सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जो बॉन्डिंग है बी, अगर उससे ए बी बॉन्डिंग वीक हो गया, ए बी बॉन्डिंग वीक हो गया तो वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इजीली वेपर बनेगा तो वो क्या दिखाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। वैसे ये अगर ए बॉन्डिंग और बी बी बॉन्डिंग से ए बी बॉन्डिंग अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया तो वो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो क्या दिखाएगा? नेगेटिव डेविएशन। ये हमें अच्छे से याद करना है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के केस में लिखा है यहाँ पे नोट्स। पॉजिटिव डेविएशन के केस में लिखकर ए बी इंटरेक्शन होगी, हायर वेपर प्रेशर होगा, बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। क्योंकि देखो अगर किसी का बॉन्डिंग वीक है तो वेपर प्रेशर तो हाई होगा, वेपर प्रेशर हाई, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो इजीली बॉयल हो जाएगा क्योंकि बॉन्डिंग वीक है। और हमें एग्जांपल्स क्या मिल रहा है? इथेनॉल और एसिटल का मिक्सचर और कार्बन डाइऑक्साइड है एसिटल। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? इथेनॉल ऐसा है, इसमें क्या दिखता है हमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जैसे ही हम एसीटोन मिक्स करेंगे, इसमें अगर हम एसीटोन मिक्स करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी। तो पहले जो बॉन्डिंग था स्ट्रॉन्ग दोनों में, अब मिक्स करने के बाद जो ए बी मिला वो क्या है? वीक। ठीक है, समझ गए पॉजिटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन।
सॉरी स्ट्रॉन्ग होगा। अब क्या होगा, AB1B स्ट्रॉन्ग। जैसे पहले फिनोल एंड एनिलीन था, फिनोल कैसा होता है ऐसा, और एनिलीन पहले कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, अब दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों में क्या फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों का बॉन्डिंग क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। पहले सॉलिड सॉलिड इतना ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग नहीं था, जैसे हमने मिक्स कर दिया अब क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसीलिए ये क्या शो करेगा, negative division, strong molecules, less vapor pressure, high boiling point. अब हमें मिलेगा azeotrophs। तो azeotrophs क्या होता है, ये भी मिक्सचर्स ही होते हैं, बाइनरी मिक्सचर्स। इनका सेम कंपोजिशन होता है, लिक्विड एंड वेपर फेज, और ये लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं। सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। टू टाइप्स के एजियोट्रॉप्स हमें लिखेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मुझे बताओ, जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा वो क्या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा या मैक्सिमम बॉइलिंग? पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा, बॉन्डिंग वीक, और अगर बॉन्डिंग वीक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, कॉन्फ्यूजन बहुत होता है, ये बताएगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो है a solution which show large positive deviation from Rao's law। वैसे ही मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो है the solution which show large negative deviation from Rao's law। ठीक है, और दोनों का एग्जांपल याद करना पड़ेगा। इथेनॉल एंड वाटर का जो मिक्सचर होगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का जो मिक्सचर होगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉलीगेटिव प्रोपर्टीज। और कॉलीगेटिव प्रोपर्टीज कितने होते हैं, 4। अभी हमें 4 मिला है +12 में। और कॉलीगेटिव प्रोपर्टीज वो होते हैं जो सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ सो कॉलीगेटिव प्रोपर्टीज डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये सॉल्वेंट में डिपेंड ही नहीं करते, इस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और सॉल्यूट का नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, लेकिन नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब हमें मिला टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रोपर्टीज। ये चारों तुम लोग अच्छे से याद करना। टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रोपर्टीज, रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या होता है, हमें ऐसे ही पता था कि सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर ज़्यादा होती है किससे, सॉल्यूशन से। तो हमें पता था कि जो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगी सॉल्यूशन से। तो अगर हमें डेल्टा पी करना है, पी का चेंज, तो हम ज़्यादा से कम माइनस करेंगे। ठीक है, और ये डेल्टा पी नॉट से कितना चेंज हुआ वही क्या होगा, हमारा रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, इसका मतलब लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये लोअर पी नॉट से कितना लोअर है, पी नॉट से ये कितना लोअर है, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर। सिमिलरली एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि हम किसी सॉलिड
को ऐड करेंगे सॉल्वेंट में। ऐसे ना प्योर सॉल्वेंट जो है बहुत है वो कितने डिग्री सेल्सियस में बॉईल होता है? 100 डिग्री। जैसे ही हमने उसमें नमक ऐड कर देंगे वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ई भी ना होता है और सॉलिड मिक्स करने के बाद ई भी है, तो फिर ई बी का वैल्यू इस बार टी बी नॉट से ज़्यादा होगा, ठीक है। और डेल्टा टी बी क्या लिखेंगे हम? टी बी माइनस टी बी नॉट। ये समझ आया ना? जिसका ज़्यादा वैल्यू उससे कम वैल्यू माइनस करना होता है इसे निकालने के लिए। और प्योर वाटर कितने डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस में। ये हो गया TF मतलब है। जैसे ही हम इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे प्योर सॉल्वेंट में, सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन बनाएंगे, उसको इसका जो वैल्यू होगा वो कम होगा, मतलब 0 डिग्री से कम होगा। अगर 0 डिग्री में पानी बॉयल हो रहा है, लेकिन ये कितने में बॉयल हो सकता है? सॉरी बॉयल नहीं, आइस कब बन सकता है? -2 डिग्री में बन सकता है, -2 डिग्री में बन सकता है। तो हम क्या लिख रहे हैं कि 0 से तो कम ही है ना ये सब, है ना। तो डेल्टा टी इक्वल क्या होगा? डेल्टा टी एफ इक्वल इस बार हम क्या करेंगे? टी एफ नॉट माइनस टी एफ। बस इतना ही समझना है हम लोगों को कि पहले प्योर सॉल्वेंट उसमें नॉट लगाएंगे, जैसे ही सॉल्यूट डाला क्या चेंज हुआ, जितना चेंज हुआ उसको हम डेल्टा ई बी, डेल्टा टी एफ, डेल्टा पी ऐसे डिनोट करेंगे, बाकी तो हम अब देखते हैं फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर टिश्यू। इसमें रिलेटिव किया था, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पी नॉट से पी माइनस कर रहा है, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है सॉल्यूशन से। और रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट। डेल्टा पी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट, ठीक है। इसके इक्वल कितना हो रहा है? 5। अब हम अच्छे से देखते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है? बॉडी स्ट्राउस लॉ, P1 इक्वल P1 नॉट 5 ठीक है। तो अगर हम डेल्टा पी लिखेंगे, डेल्टा पी में क्या था? पी नॉट माइनस पी, पी मतलब P1 ऐसे लिख सकते हैं, पी के जगह पे पी नॉट 5 लिख सकते हैं ना। अब पी नॉट अगर फॉर्म में आएगा तो इसमें क्या होगा? 1 माइनस 5 डेल्टा पी इक्वल पी नॉट इंटू 1 माइनस 5 और 1 माइनस 5 मतलब क्या होता है? 5 हमें पता है ना, 5 प्लस 5 इक्वल 1 प्लस 1 माइनस 5 इक्वल 5। तो हमें मिल गया डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल 5। समझ गए ना यहाँ तक अच्छे से? अब काई तो मतलब क्या था? हाँ, तो सॉल्यूट भी होता है, लेकिन काई तो हम कैसे लिख सकते हैं? हमें क्या मिला? डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल 5 कितना मिला? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल है ना, जिसका निकालना है मोल फ्रैक्शन उसका मोल ऊपर और नीचे, ठीक है। हमें पता है 1 किसके लिए होता है? सॉल्वेंट के लिए, और 2 सॉल्यूट के लिए। तो सॉल्यूट तो हमेशा कम होता है सॉल्वेंट से, तो जो N2 की वैल्यू है वो बहुत 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 कम होगी N1 से। तो हमें कैलकुलेशन की हेल्प हो इसके लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा पी इक्वल डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल N2 बाई N1। और N क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स इक्वल क्या
पे हम M2 की जगह पे क्या लिखेंगे, W2/M2, इसमें लिखेंगे W1/M2। तो अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला ऐसे निकल के आता है P1/P W2/M2 W1/M2। ये हमें आंसर से याद करना पड़ेगा फॉर नेगेटिव जॉइनिंग ऑफ पेपर प्रेशर। क्लियर हो गया ना, ये नेगेटिव जॉइनिंग ऑफ पेपर प्रेशर। अब हमें लिखना है एलिवेशन ऑफ जॉइनिंग पॉइंट। तो एलिवेशन का मतलब ही है इंक्रीज, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे याद करना कि जैसे ही मतलब प्योर वाटर था तो वो कम ही होगा, जैसे ही हम सॉल्वेंट में, ऐसे नहीं कि ओनली वाटर, कोई भी सॉल्वेंट, जैसे ही हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल के सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है, इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ। तो अगर ये इसको अगर मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर TB नॉट लूँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर TB लूँ, तो डेल्टा TB इक्वल हमेशा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है ना, तो TB माइनस TB नॉट ही होगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है सॉल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट से। यहाँ पे लिखा हुआ भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, ये 9 लिखा हुआ है, ठीक है। और अब क्या, और एक बात याद रखनी है, ये जो चेंज होता है ना बॉइलिंग पॉइंट का, वो प्रोपोर्शनल होता है मोलारिटी के। इसका प्रोपोर्शनल होता है मोलारिटी। और यहाँ पे अगर हमें ये प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो फिर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसका 3 नाम होते हैं, हमें तीनों नाम याद करना है, इब्यूलियोस्कोपिक, मोलर एलिवेशन और एक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ऐसे मतलब 3 नाम है जिन्हें हमें याद करना पड़ेगा। अब M के जगह पे क्या लिख सकते हैं, मोलर के M इक्वल क्या होता है हमें, सॉल्यूशन सॉल्यूट का मोल, जिसको हम M2 लिखेंगे, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में निकालना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर इसको पहले से ही केजी कर लोगे तो 1000 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम M2 की जगह पे W2/M2 लिखेंगे, क्योंकि मैंने बोला है ऑलरेडी M2 इक्वल गिवन बस में मोलर मास, नीचे W1/1000, तो M2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W2/M2 W1/1000। तो हम M की जगह पे क्या लिख सकते हैं, KB इंटू W2 M2 1000, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब अगर यहाँ से तुम्हें मोलर मास निकालना पड़े सॉल्यूट का, M2 अगर निकालना पड़े, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं ना। M2 इक्वल क्या होगा, M2 इक्वल क्या होगा, वहाँ से अगर हम देखेंगे तो W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W2000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू डेल्टा TB। ये हमें मोलर मास निकालने का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन का मीनिंग क्या है, डिक्रीज होना, है ना, डिक्रीज होना। तो तुम लोगों को नाम से ही पता चलना चाहिए कि जैसे ही हम सॉल्यूट ऐड करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमेशा ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से, तो फिर PF नॉट इज बेटर देन EF। तो अगर वैल्यू निकालना
जितना वो डेल्टा केफ का, तो हमेशा जो बड़ा है उससे छोटा वाला माइनस करेंगे, है ना। सिमिलरली डायलेक्ट्रिसिटी केस में, इसके केस में भी हमें क्या मिलेगा कि डेल्टा टी या पी प्रोपोर्शनल है एम के, और इक्वल साइन आएगा तो इसमें क्या आएगा, कांस्टेंट। इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और एम की जगह पे यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, ये एम की जगह पे लिख सकते हैं W2/M2 W1 और अगर M2 निकालना है, मतलब टू मतलब क्या था, सॉल्यूट, M2 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे ही अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने को दे कि ऐसे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि पहले किसी का फ्रीजिंग पॉइंट 100 मतलब 0 डिग्री था, जैसे ही उसमें कोई एक सॉलिड ऐड कर दिया उसका फ्रीजिंग पॉइंट -3 डिग्री हो गया। अब निकालो कि कितना चेंज हुआ है, और जो सॉलिड अगर चेंज का भी वैल्यू कुछ बता दे, तब अगर पूछे कि जो सॉलिड ऐड किया है उसका मोलर मास कितना है, तो M2 निकालना पड़ेगा। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, AN × W2 × 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF W1। ये फॉर्मूला हमें ऐसे से याद करेंगे, तो ये अच्छे से याद करना जरूरी है M2 निकालने के लिए। अब हम पढ़ेंगे लास्ट और ये प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जानने के लिए पहले हमें इसमें और लिखा है कि किस पे डिपेंड करता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट हो या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो, दोनों इसमें डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर। दोनों में यूनिट क्या है, केल्विन केजी पर मोल, और ये दोनों का यूज होता है मोलर मास फाइंड करने के लिए। तो रिलेशन फॉर मोलर मास फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिखा दिया कैसे करते होता है। अब आता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, इससे पहले हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में पता होना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन कि ऐसा कंटेनर है, बीच में SPM है, SPM मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करती है और सॉलिड को अलाउ नहीं करती। SPM क्या करती है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देती है इसके अंदर से, लेकिन सॉलिड को पास करने नहीं देती, ठीक है। और अगर सॉल्वेंट के साइड से सॉल्यूशन के साइड में सॉल्वेंट का मूवमेंट हो, तो इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, ये डायरेक्शन में बहुत गलतियाँ करते हैं सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट नहीं है, क्या है, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। फिर फ्रॉम और एक बात इम्पोर्टेंट है, ये जो मूवमेंट होती है ऑलवेज फ्रॉम डाइल्यूट मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तुम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक ये सब नहीं समझ पाओगे, ठीक है। हमेशा डाइल्यूट से लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, ठीक है, इसको से याद रखना। अब एक और चीज़ देखो, ये जो मूवमेंट हो रही है इसको ऑस्मोसिस बोल रहे हैं ना। अगर इस मूवमेंट को स्टॉप करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस साइड पे एक प्रेशर लगा सकते हैं, ये प्रेशर, ये जो मूवमेंट हो रही है इसको बंद कर देगी, ठीक है। जो जितना प्रेशर में ये मूवमेंट बंद होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैपिटल पाई से डिनोट कर रहे हैं। देखो, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप
डोज ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। बाकी आर और टी ये तो हमें पता है, ये आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर। तो आर की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.832 बार मीटर पर केल्विन पर मोल। तो ये हो गया। और एक चीज जो 5 और N2/V लिखा है, हम क्या लिख सकते हैं, N2 की जगह पे W2/M2 और RT V इन लीटर। अगर वैल्यू मिलीलीटर में रहेगा तो 1000 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो पे चला जाएगा ऐसे 1000 पे चला जाएगा। और अगर M2 कैलकुलेट करना है तो फिर क्या होगा, तो ये नीचे आ जाएगा और M2 ऊपर। ठीक है, तो अगर M2 कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगी 5 और यहाँ पे M2। तो ये फॉर्मूला भी हमें करना पड़ेगा, जैसे M2 = W2/R3 1000 डिवाइडेड बाय 5/V। ये इसमें होना पड़ेगा वैल्यू ml में, ये ml में होगा तो हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे इक्वेशन। एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस क्या होता है, मैंने बताया था। जैसे हमने देखा है कि फूल अगर हम कुछ टाइम के लिए पानी में रख दें फूल को, तो मुरझाया हुआ फूल भी खिल जाता है। मतलब ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स में या फ्लावर में, तो इसकी वजह से हो रहा है, ऑस्मोसिस की वजह से। वैसे ही अगर फूड प्रिजर्व करना हो, जैसे हम अगर आम का अचार बनाने का सोचें, आम को अगर नमक के पानी में रखते हैं तो क्या होता है, वो आम सिकुड़ जाती है। ठीक है, वो सिकुड़ना, तो उसके वजह से खराब नहीं होते, बहुत दिनों तक रहती है फूड प्रिजर्वेशन के लिए। फिर मेडिकल सलाइन में यूज़ करते हैं, तो मेडिकल सलाइन में जो तुम्हारा कितना होता है 0.9% बनाना होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। वो अच्छे से ध्यान देना, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो अगर दो सॉल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। जैसे हमारा ब्लड सेल के अंदर में जो लिक्विड होता है, ब्लड, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये 0.9% मास पर वॉल्यूम सैलाइन सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट होता है। इसीलिए इतना ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सैलाइन नहीं यूज़ कर सकते हम लोग। अगर इससे कम या ज़्यादा हो फिर इंसान मर जाएगा। ठीक है, देखो हाइपरटोनिक के केस में क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हायर हो गई, 0.9% से हायर हो गई। और हमने क्या बोला था कि लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। ऑस्मोसिस कभी हमेशा कैसे होता है, लो टू हाई। अब जैसे ही तुमने कंसेंट्रेशन हाई कर दिया 0.9% से, तो जो ब्लड सेल है, ब्लड सेल के अंदर का जो सॉल्वेंट है वो या फिर पानी, वो कहाँ आएगा, वो जो तुमने सलाइन बनाया है, सलाइन के अंदर आएगा या नहीं, मतलब सलाइन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, ऐसे करने से सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। अब इस केस में क्या कर दिया, हाइपोटोनिक केस में लोअर कर दिया कंसेंट्रेशन। लो कंसेंट्रेशन करते ही लो से हाई की तरफ जाती है, तो ब्लड सेल में हाई हो गया कंसेंट्रेशन, इसमें लो हो गया, तो इसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल निकल के कहाँ जाएंगे, सेल के अंदर जाएगी, तो सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो फिर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला। हाँ, और एक डिजीज़ है, इसको भी याद रखना, जैसे हमने बैंच पढ़ाया ना, उसे पढ़ाया से याद रखना, जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं तो उनका जो इंटरसेल्युलर स्पेसिस है, टिश्यूज़ है, उसमें वाटर
स्वेलिंग जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे टर्म्स हमें याद करना ही पड़ेगा जो बुक में हाईलाइट कर दिए हुए हैं। बुक में चेक करोगे तो ये हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है? मैं एक बार दिखा दूँगी अगर highlight नहीं हुआ तो। फिर रिवर्स ऑस्मोसिस RO, हम RO किसमें यूज करते हैं? RO वाटर प्यूरिफाइंग। तो ऑस्मोसिस क्या था एक्चुअली? ऑस्मोसिस था जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड पे मूवमेंट होती है, एसपीएफ के बीच से हो रही है तो ऑलरेडी सॉल्वेंट नहीं जाएगी, सॉल्यूट जा नहीं पाएगी, तो इसको हम ऑस्मोसिस बोल रहे थे। और जितना प्रेशर लगा के ये बंद कर पाते थे उसको बोल रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जस्ट इमेजिन करो जितना प्रेशर लेना था उससे ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा लेके तो इस साइड का जो सॉल्वेंट होने सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है ना, तो सॉल्यूट तो रह जाएगा लेकिन जो सॉल्वेंट है वो इस साइड जाना, सॉल्वेंट क्या करेगा? इस साइड जाने लगेगा। और यहाँ पे तो मैं नल लगा दूँ, यहाँ से जैसे साफ पानी निकलने लगेगा। अगर तुम यहाँ पे सी वाटर डालोगी, ज़्यादा प्रेशर लगा दोगी ऑस्मोटिक से भी ज़्यादा, अब क्या होगा? यहाँ से ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स निकल के आएंगे, सॉल्यूट के पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है? इसी प्रोसेस से क्या होता है? वाटर प्यूरिफाई होता है। अगर अप्लाई प्रेशर ज़्यादा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर से तो क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम एंड ये किसमें यूज होता है? वाटर प्यूरिफिकेशन में, सॉल्ट या इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में, ठीक है? तो हमने जितने भी क्वालिटी की प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ना, सबके केस में हम क्या कर रहे थे? मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे ना, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गई। अगर हम जो नॉर्मल मेथड से मोलर मास निकालते हैं, अगर उस मेथड से करें ना तो उससे, जैसे अगर हम एसिड का मोलर मास निकालें तो हम कैसे निकालते हैं? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 2, 3, कार्बन 12, अगेन 16, 16, 1, ऐसे जो हम मोलर मास निकाल रहे थे और वो जो मैथड अप्लाई करके निकाल रहे थे, अभी डिप्लॉइंग ऑफ पेपर प्रेशर हो गया, एनिमेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जनरेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे, वैल्यूज मैच नहीं हो रही थी। तो फिर लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक कॉन्सेप्ट आया एब्नॉर्मल मोलर मास का। बोलते हैं कि द मोलर मास दैट इज either लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, और नॉर्मल वैल्यू से अगर लोअर और हायर आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एब्नॉर्मल मोलर मास, ठीक है? अब देखो यहाँ पे लिखा है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ये क्या चीज़ है? अगर मैं KCl मॉलिक्यूल ले लूँ तो KCl केस में क्या होगा? Ka प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो इसके केस में क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। तो हम तो कैलकुलेट करते हैं 1 मोल के लिए, है ना? अगर हम कैलकुलेट करेंगे हम 1 मोल के लिए करेंगे, लेकिन ये तो बन रहा है 1 और 1 तो 2 मोल बन रहा है, तो डिसोसिएशन के केस में जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कम आएगा, एक्चुअल में ज़्यादा होगा, ठीक है? और अगर एसोसिएशन के केस में हम क्या देखेंगे? ये है बेसिक का मॉलिक्यूल और ये है बेसिक का मॉलिक्यूल। अब दोनों में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसकी वजह से ये दो मॉलिक्यूल मिलकर एक डाइमर बना रहे हैं, ठीक है? तो हमें लगेगा कि हम 2 मोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन वो बन रहा है 1 मोल, तो हमारा जो वैल्यू आएगा ना कैलकुलेट करने वाला वो ज़्यादा हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू से, ठीक है? इसीलिए इसको ये जो कम या ज़्यादा हो रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? एब्नॉर्मल मोलर मास। और उसको ही सॉल्व करने के लिए एक वैंकर फैक्टर आया है, जिसको हम आई से लिखते हैं, वैंकर फैक्टर आई। और ये वैंकर फैक्टर कैसे निकालते हैं? वैंकर फैक्टर निकालने का कुछ फॉर्मूला है, नॉर्मल बाय एब्नॉर्मल मोलर मास, ऑब्जर्व करने की प्रॉपर्टी बाई
प्रॉपर्टी में कैलकुलेट पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डालिए। तो पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की जगह पे थर्ड एलिमिनेशन ऑफ वॉल्यूम बना सकता है, रिप्रेशन ऑफ फ्यूजन बना सकता है, लिमिटेड थर्ड को ऊपर भी चला सकता है, अप्रोक्सीमेशन कर सकता है। और ये कैसे निकालते हैं? नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एब्नॉर्मल मोलर मास। ठीक है। और एक है जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा उससे उसके बाद में जितने मॉलिक्यूल रहेंगे ना उससे डिवाइड कर दो पहले जितने मॉलिक्यूल थे उसको, तो हमें क्या मिल जाएगा? आई। जैसे मैं ये एग्जांपल जैसे अगर एसिटिक एसिड के केस में ये एसिड होता है, ये एसिड होता है। ठीक है। तो इसमें हम अगर इसका इनिशियली 1 ले लें तो ये दोनों 0 0 में लाइक से भी 1 से जितना या फिर हम n भी ले सकते हैं। अगर ये इनिशियली n मोल है प्रोडक्ट तो फॉर्म हो गया नहीं इनिशियली, तो ये 0 0 रहेगा। कुछ टाइम बाद कुछ अमाउंट निकल गया, NX अमाउंट निकल गया रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट में NX फॉर्म होगा। ये हम इक्विलिब्रियम में भिजाएंगे। तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल कितना मिल रहा है हमें? आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना मिल रहा है? n minus NX plus NX plus NX कैंसिल हो गया तो हमें मिला n into 1 plus बिफोर डिसोसिएशन कितना मिल रहा है? n। ठीक है। तो फिर बिफोर डिसोसिएशन हमें मिल रहा है n। इन दोनों का जो डिवीजन होगा वो किसके इक्वल होगा? I के इक्वल है। ठीक है। वो किसके इक्वल होगा? समझ आ गया ना? आपका डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इक्वल डिसोसिएशन हमें क्या मिल जाएगा? 5 का फैक्टर। तो ये हेल्प करता है मोलर मास कनेक्ट करने में। इसके बाद खत्म हो गया चैप्टर। ठीक है। तो मैं थोड़ा PDF दिखा देती हूँ लास्ट में। मेरे जो PDF में भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वो पहले दिखा देती हूँ। क्या करेगा? पॉइजन का काम करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़रूरी है सोल्यूशन का। उसके बाद हम नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ में से देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जितने भी सोल्यूशन है सब होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मतलब सबका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है। कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है। और जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट। और हम जितने भी सोल्यूशन करेंगे ज़्यादातर लिक्विड सोल्यूशन ही करेंगे। इसके बाद ये टेबल वॉल्यूम सेकंड में मैंने डिस्कस किया है जो कि देखेगा। फिर कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए मास परसेंटेज मैंने बताया है, उसको अच्छे से देखना। फिर यूनिफॉर्म बॉर्डर परसेंटेज भी देख सकते हैं, बस मास की जगह पे बॉर्डर आएगा। एंड देन लिनियर
फ्रिक्शन का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, तो तुम लोग देख लो यहाँ पे मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। यहाँ भी गिवन मास बाई मोलर मास, दोनों का मोल निकल के आप जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है इसका मोल ऊपर रखो, नीचे टोटल मोल रखो, कैलकुलेट हो जाएगा। वैसे ही जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखो, नीचे टोटल मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। और एक मेथड से निकाल सकते हैं हम लोग, पाई 1 और पाई 2 इक्वल 1 होता है, अगर पाई 2 पता चल जाए तो उसको माइनस कर दो 1 से, पाई 1 निकल जाएगा पाई स्क्वायर से। उसके बाद यहाँ पे मोलैरिटी देख लेना, मोलैरिटी का फॉर्मूला ये क्वेश्चन मस्त भी देखना है। फिर मोलैरिटी का फॉर्मूला ये क्वेश्चन भी देखना है, और यहाँ पे लिखा है कि टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट होता है मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मास परसेंटेज सब कुछ, बट मोलैरिटी जो है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करती है टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद ये एक्सप्रेशन पूरा करना है, एक भी नहीं छोड़ना है। मोलैरिटी कॉन्सेप्शन का ही है, सॉल्व भी कर हो ही गया है सॉल्व। फिर सॉल्वेबिलिटी में डेफिनेशन है कि मैक्सिमम जितना अमाउंट डिजोल्व हो पाएगा सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, और इसके ऊपर डिपेंड करती है टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। उसके बाद सॉल्वेबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, तो लाइक डिजॉल्व लाइक ये तो बताया ही है, यहाँ भी एग्जांपल है, देख सकते हो कि नेचुरली एंथ्रेसिस डिजॉल्व नहीं होगा पानी में, लेकिन सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दो टर्म्स है, ये दो अच्छे से याद कर लेना। एक है क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, ये लिख सकते हो, सम सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड पार्टिकल एंड गेट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। और एक है डिसोल्यूशन, ये डिसोल्यूशन है, when a solid is added to the solution, some solid dissolves and its concentration increases in solution, this process is known as dissolution। पिछले स्ट्रिंग के सॉल्यूशन तुम लोगों को पता ही होगा कि एक टाइम के बाद सॉलिड ऐड करना इम्पॉसिबल हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, dissolution। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में डी से टेल सॉल्यूशन में मिलना ही क्या है, डी से टेल सॉल्यूशन यहाँ पे है dissolution process is increase in rising temperature, and exothermic case में increase with rising temperature। इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं होगा इसमें, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड हाईली कंप्रेसिबल नेचर। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड के केस में हमें हेनरी लॉ मिलेगा, और हेनरी लॉ में भी हमें कौन सा लिखना है, मैंने जो बताया था दो है ना इसमें कंडीशन, तुम लोग ये वाला लिखो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इक्वल एच, तो सेम ही है, ये ग्राफ है हेनरी लॉ का। फिर एज वैल्यूज इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और kita mesti इसीलिए स्पेसिस मोर कंपेरेबल है कोल्ड वाटर में रहते रहते मतलब आई एम सो टायर्ड। ये हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, ये देख लेना। फिर हेनरी लॉ का एप्लीकेशंस है, ये 1, 2 एंड 3 ना बड़ा चैप्टर है क्या ये, इसमें भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, गैस का डिसोल्यूशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, डिसोल्यूशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर, ये भी करना है। टेम्परेचर राउल्स लॉ आएगा इसमें, राउल्स लॉ में लिखा हुआ है पूरा राउल्स लॉ ही है, मुझे बस एक चीज बतानी है,
गॉस लॉ, न्यूटन्स लॉ, इसका जो ग्राफ है ना, ये मैं वहाँ पे नहीं बना पाई थी पीपीटी में, तो यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, फिर पॉजिटिव डिवीजन, नेगेटिव डिवीजन एंड